हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में टुडे विल बी डीलिंग विद द प्रीएम्बल। हम किससे डील करेंगे? हम करेंगे प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन। सो इन एंड आउट पूरे चैप्टर को देखेंगे। प्रीएम्बल क्या है, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कब इनेक्ट हुआ, सारा प्रीएम्बल को हम जानेंगे। एक और खबर आपके लिए, एक और न्यूज़, एसएससी का पूरा जीए कोर्स, जीएस कोर्स आपको लॉन्च कर दिया गया है परचम ऐप पे। वहाँ पे जाके आप पूरा कोर्स एक साथ बाय कर सकते हैं। ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही साथ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएं इन अ क्रिएटेड प्लेलिस्ट, एक क्रिएटेड सॉर्टेड मैनर में आपको वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी हम वीडियोस डालेंगे, बट यूट्यूब में जैसा आपको पता है दी रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम और रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं हमारे, हमें सब कुछ डालना है। तो यूट्यूब पे धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगे। साथ ही साथ ऐप पे क्या होगा, वीडियोस एक ही टाइम पे डल जाएंगे सारे के सारे, तो आप एक साथ बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ ऐप पे आपको और भी क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और भी सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। रीजन बीइंग, यूट्यूब पे हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड टाइम है। इन अ डे हम मैक्सिमम 3 वीडियोस ही डाल सकते हैं। सो देयर वुड बी अ ग्रेजुअल स्पीड एट विच वी विल बी वर्किंग। वहीं पे ऐप में आपको सारा रेडी कोर्स एक साथ मिल जाएगा और जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे वो उधर अपलोड कर दिए जाएंगे प्रायर टू यूट्यूब। क्लियर है? तो जिन लोगों के साथ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, दे कैन ऑलवेज गो एंड बाय द कोर्स फ्रॉम परचम ऐप, और जिनको मनी इज एन इशू वो यूट्यूब पे कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज। हाँ, थोड़े से बेनिफिट यूट्यूब पे आपको कम मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हम यूट्यूब पे भी कवर करें। उसी को कवर करने के रिलेशन में वी आर डीलिंग विथ प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आज का टॉपिक। क्या होता है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रीएम्बल इज द समरी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। भले ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल पेज पे लगा हुआ हो, लेकिन प्रीएम्बल इज द समरी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, जिसकी हिस्ट्री और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, फाइनली जाके जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका टोटल सार गया है, उसका टोटल समरी क्या है इस प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो द समरी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल। इधर आपको लिखा हुआ है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी जो किताब है उसके ऊपर प्रीएम्बल लगा हुआ है, उसके इनिशियल पेज पे। वहां पे प्रीएम्बल बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, ये आपको बताता है प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल है, इस तरीके का एक पेज लगा हुआ है। इसको अभी रीड हम आगे जाके करेंगे, इसके टेक्स्ट पे फोकस हम आगे करेंगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, इट इज द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट द प्लान ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं है कि प्रीएम्बल प्लान था, ये प्लान हमने पहले बनाया फिर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ऐसा नहीं है। प्लान था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसा आपको याद हो। जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिलीज किया था ऑन 30 दिसंबर 1946, जिसको यूनानिमसली सबने अडॉप्ट कर लिया था। दैट वॉज द प्लान ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फाइनली जाके जो हमारी समरी है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन आवर प्रीएम्बल। सो वी कैन से इट इज द समरी, ऑल्सो वी कैन से इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नानी पालकीवाला जी एक बहुत रिनाउंड लॉयर हुआ करते थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान पत्र है ये। तो किसी भी चीज का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कब बनेगा? जब उसकी खुद की आइडेंटिटी हो जाएगी, मतलब वो एग्जिस्टेंस में होगा तभी उसका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। क्लियर है? तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लेट डाउन हो गया था। उसके बाद एज ए समरी सॉर्ट एक प्रीएम्बल इंसर्ट किया गया, जो आपको ऊपर से दे देगा डायरेक्टिव कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कंटेंट है। ठीक है? इसके टेक्स्ट को भी अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। अभी के लिए मैंने आपको प्रीएम्बल का नेचर बता दिया। मूविंग अहेड, प्रीएम्बल कहां से आया? द प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमें पता है, हमने बहुत सारी चीजें दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, दूसरे देशों से अडॉप्ट करिए, कॉपी पेस्ट करिए। तो क्यों करिए? क्योंकि हमें एक ह्यूमंगस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो उसके लिए हमने हर कंट्री से जो जो बढ़िया चीजें हैं वो अडॉप्ट करी है, हैंड पिक करी है, और वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। तो प्रीएम्बल किसने सबसे पहले लिया था? प्रीएम्बल सबसे पहले आया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहीं से हमने इसे अडॉप्ट किया है, इस कंसेप्ट को हमने अडॉप्ट किया है हमारे भारत देश में। क्लियर है? तो क्वेश्चन बन सकता है, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू रिलीज प्रीएम्बल?
तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ आपको यह ध्यान होना चाहिए कि यूएस ही पहली कंट्री थी जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। क्लियर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो पहली कंट्री यूएस ही थी, और वहीं से हमने प्रीएम्बल भी उनकी कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले प्रीएम्बल रिलीज किया था और हमने उसे अडॉप्ट किया है। क्लियर है, तो इस दुनिया में जितने भी प्रीएम्बल और कंट्रीज में है सबने कहां से लिया है, यूएस से अडॉप्ट किया है, क्योंकि यूएस वाज द फर्स्ट टू इंसर्ट प्रीएम्बल इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और खास बात है, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चालू होता है वी दी पीपल, प्रीएम्बल जो है वो चालू होता है वी दी पीपल से, और यही वर्ड हमने भी सेम टू सेम अडॉप्ट कर लिए हैं। आगे का टेक्स्ट हमने थोड़ा सा फेरबदल कर लिया है, लेकिन क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सारा हमें बोला गया है कि सोर्स ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी सरकार का कहां से है, फ्रॉम दी पीपल ऑफ आवर कंट्री, तो वहीं से हमारे प्रीएम्बल की भी स्टार्टिंग है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। वहां पे वी दी पीपल ऑफ यूएसए है, यहां पे वी दी पीपल ऑफ इंडिया है। क्लियर है बात, इसको अभी और डील कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट कंटेन्स द समरी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि इट इज नॉट द प्लान फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द समरी और एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो गया तो उसके बाद भी लेट डाउन द समरी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इनकलकेट हुई हैं, उसकी एक समरी बनाई, एंड दैट वाज आवर प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution and drafted by पंडित नेहरू। ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिलीज हुआ ऑन 30 दिसंबर 1946, देन इट वाज अडॉप्टेड, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने लेट डाउन कर दिया कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है। इट लेट द बाउंड्रीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें ये चीजें दिमाग में रखनी है वाइल फ्रेमिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इवेंचुअली जाके जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो हमने उसके आगे एक लगा दिया प्रीएम्बल विच लेट डाउन द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी समरी ये है कि हम सोशलिस्ट हैं, हम सेक्युलर हैं, हालांकि ये वर्ड्स हमने बाद में ऐड करे, कुछ डेमोक्रेटिक हैं, हम जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहां इनकॉर्पोरेट करी गई, हमारे प्रीएम्बल में। और फाइनली इसके अंदर एक डेट भी डाली गई 26 नवंबर 1949, द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर। क्लियर है बात। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस था, प्लान था, प्रीएम्बल एक समरी है, बना इसी के बेसिस पे, लेकिन प्रीएम्बल इज अ समरी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंस, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड से याद रख सकते हैं कि इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मींस इट इज द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात। अब एक बार अपन प्रीएम्बल का पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या है। हमारे देश का जो प्रीएम्बल है उसका टेक्स्ट है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। ये हमारा बताता है सोर्स ऑफ पावर। क्या बताता है, सोर्स ऑफ पावर। वी दी पीपल ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश के संविधान या हमारे देश की सरकार को पावर कहां से मिल रही है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश की जनता उनको पावर दे रही है। हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो 5 वर्ड हैं ये बेसिकली इसका बताते हैं नेचर, कैसा देश है हमारा, कैसा कंट्री है हमारी, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्लियर है, सॉवरेन। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है या नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये 4 हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से ये पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये अचीव करना है, वी हैव टू रीच अ लेवल ऑफ जस्टिस जहां पे हर इंसान को जस्टिस हो, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। देन फ्रेटर्निटी की भावना फैले, भाईचारे की भावना फैले, इक्वालिटी हो, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जिसको हमने एनविसेज किया इन दी फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी। देन लिबर्टी, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन। इनको भी अभी हम डिटेल में एक एक वर्ड को करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं। फिर फाइनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर 1949 वी हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने ही हमारे को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बना भी किसके लिए, देश की जनता के लिए। इसलिए क्या लिखा हुआ है, वी हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स ओनली, वी गिव टू आवरसेल्व्स ओनली। हम ही हमारे को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, जिससे हम ये नेचर और ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। एंड देयर इज अ डेट मेंशन्ड व्हेन वी अडॉप्टेड दी कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा।
सो 4 वर्ड इंपॉर्टेंट, तो इसमें 4 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला हमारा दे रखा है सोर्स ऑफ पावर कि किसने दिया, देन आपका नेचर दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, देन आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन या इस प्रीएम्बल से क्या अचीव करना चाहते हैं, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड देन फोर्थ इज दी डेट ऑफ अडॉप्शन, कब जाके आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। ठीक है, तो दिस इज दी टेक्स्ट ऑफ आर प्रीएम्बल। ये हमारा इनिशियल प्रीएम्बल था। इसमें 3 वर्ड हमने ऐड करे हैं, मतलब इनिशियल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो तो अभी लेटेस्ट है प्रीएम्बल है, जिसमें 3 वर्ड एक्स्ट्रा एडेड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड है जो कि इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं थे, ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर नेशन। तो ये 3 वर्ड ऐड किए गए और इट हैज बीन एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक ही बार आज तक हमारा प्रीएम्बल अमेंड हुआ है, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय आया था। इसके अलावा कभी भी हमारा प्रीएम्बल अमेंड नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही बार प्रीएम्बल को अमेंड किया है। क्लियर है, तो दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द प्रीएम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स, मैंने आपको बता दिया। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कौन सोर्स है पावर का, पीपल है, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम हमारे देश की सरकार चुनते हैं, देन वो सरकार हमारे देश को चलाती है, ये हमारे को बोल रखा है। ठीक है, देन द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कौन सा है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे नेचर है। ये 5 वर्ड, हम 5 जो शब्द है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 5 का मीनिंग अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, देन तीसरी चीज दे रखी है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के क्या अचीव करना चाहते हैं। सो वी वांट टू अचीव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 4 हमारे वर्ड है जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमारे देश में ये चीजें अचीव करना चाहते हैं, इसका पीक अचीव करना चाहते हैं कि हर इंसान के पास इक्वालिटी हो, हर इंसान को जस्टिस अवेलेबल हो, हर इंसान के पास आजादी हो, लिबर्टी हो कुछ भी करने की, हालांकि एक सर्कमफ्रेंस, एक लिमिट के अंदर, दायरे के अंदर, कानून के अंदर करने की, लेकिन लिबर्टी होनी चाहिए। एंड देन फ्रेटर्निटी, सब में भाईचारे की बात हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल तक, एवरीबडी शुड बी लाइंग विद द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। भाईचारा होना चाहिए, इंडियननेस होनी चाहिए। और इसी को बढ़ाने के लिए आपने देखा है कि हम नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, एक नेशनल चिन्ह बनाते हैं हर चीज, ताकि हर देश के कोने में ये नेशनल सिंबल्स जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी लाए, वो एक फ्रेटर्निटी लाए, भाईचारे की भावना लेके आए, ना जात पात हो, ना ऊंच नीच हो। क्लियर है, देन द फोर्थ पार्ट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फोर्थ पार्ट मैंने आपको बताया, द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू कमेंसमेंट, लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 से, लेकिन बन के कब तैयार हो गया था, नवंबर 26 1949। और इसी डेट को हमने डाल रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के टेक्स्ट में। क्लियर है, मूविंग अहेड, अब एक एक करके वर्ड्स, कीवर्ड जो है उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या होता है सॉवरेन, तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है, हम हमारी पॉलिसीज और अफेयर्स खुद डील कर सकते हैं, एज अ देश हम अपने आप डील कर सकते हैं, बी इट आर इंटरनल अफेयर्स और बी इट आर एक्सटर्नल अफेयर्स। हमें किसी भी ताकत की जरूरत नहीं है जो ऊपर से हमें कंट्रोल करे, जैसा कि आजादी से पहले होता था, वी वर अंडर द ब्रिटिश क्राउन। सो आफ्टर द आजादी हम क्या हैं, वी आर अ सॉवरेन स्टेट, वी कैन मैनेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑल बाय आवरसेल्व्स। सो द वर्ड सॉवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, नहीं कोई डोमिनियन है कि हमारे ऊपर एक ताज है। जैसा अगर आज की तारीख की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसे देश हैं जो स्टिल आर दी डोमिनियन अंडर दी ब्रिटिश क्राउन। हम किसी का डोमिनियन नहीं है। हाँ, जब हम आजाद हुए 1947 से और 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक हमारा डोमिनियन स्टेटस था, क्योंकि हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। वंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड डाउन, वी वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ डोमिनियन। ठीक है, स्टेटस ऑफ डोमिनियन। बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हम क्या है, इंडिपेंडेंट आजाद स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स अफेयर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो हमें गवर्न करती है या जिनका मानना हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है। हमारे देश की सरकार हमारे खुद के डिसीजन लेगी, और हमारे देश की सरकार को पावर कौन देता है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है बात, आगे बात समझ में। तो ये था सॉवरेन।
आगे बढ़ते हैं, आगे आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि सोशलिस्ट से जो लोग रिलेट करते हैं, सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आर हेल्ड बाय द स्टेट एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट इक्वली एवरीबडी। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो देश की स्टेट या सरकार ओन करेगी और उसको देश की सारी जनता में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। दिस इज द बेस ऑफ सोशलिज्म या मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी बोल सकते हैं इसमें, जिसमें बहुत बेसिक टर्म्स में बोला गया है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट ओन करेगी और स्टेट वुड डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग एवरीबडी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई लोग ऊपर होते हैं, कोई लोग नीचे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है, काम भी नहीं होगा, फिर कौन तो बॉस होगा और कौन तो एम्प्लॉय होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दिस इज नॉट अ ट्रू सेंस ऑफ, या प्रैक्टिकल बोल सकते हैं इसको, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ फीचर। तो इसलिए हमारे देश में क्या किया गया, हमें इसे मॉडिफाई करके हमने गांधीयन प्रिंसिपल के साथ इसको अडॉप्ट करा है। सो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म, जिसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हैं। यहां पे क्या है, नॉट द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बट द अपॉर्चुनिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अपॉर्चुनिटी is distributed, तो opportunity to earn resources, earn wealth is distributed equally among everybody। हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी है, सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी है कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज को अपने पास रख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो अगर आज अंबानी अडानी करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कि करोड़ों रुपए में आप नहीं खेल सकते या आप कोई धंधा नहीं कर सकते, पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस आप नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई आईएएस अधिकारी बन रहा है, आईपीएस अधिकारी बन रहा है, तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक रही है कि आप आईएएस आईपीएस अधिकारी बन के स्टेट एग्जीक्यूटिव में एंटर करें। सो ये जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फॉर द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री, दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी, रादर देन डिस्ट्रीब्यूट करना। भाई अटेन तो करना पड़ेगा, अचीव तो करना पड़ेगा ना हमारे को भी, कि करोड़पति बनना है तो उसके लिए धंधा करना तो पड़ेगा ना, इक्वली बटेगा नहीं, क्योंकि इक्वली बांटना तो एक बीक हो गई कि हम सबको बांट रहे हैं, बराबर बराबर बांट रहे हैं। पर इससे क्या होगा, एक सोसाइटी काम नहीं कर पाएगी, कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, तो कोई भी एक्सेलेंस नहीं आएगी, कहीं भी अचीवमेंट नहीं आएगा, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होगा, तो आगे काम नहीं होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि स्टेगनेंट हो जाएगी। इसको बढ़ाने के लिए क्या करा गया हमारे देश में, हमारे देश में एक मिक्स लाया गया मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का और गांधीयन सोशलिज्म का, जिसको बोला गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो यहां पे क्या है, हमने अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, रिसोर्सेज, हालांकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि स्टेट ने अपने पास ही रख रखे हैं, जहां पे पीएसयू सेक्टर्स है, वो पीएसयू सेक्टर्स है जो स्टेट ही करती है और वो ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट अगेन उस स्टेट एंटरप्राइजेस में जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी सबके पास है। क्लियर है? सो हमने क्या किया है, हमने अपॉर्चुनिटी सबको बांटी है, हमने अपॉर्चुनिटी दी है टू अर्न दी रिसोर्सेज, टू अर्न दी और टू होल्ड दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज अवेलेबल टू एवरीबडी, बट दे नीड टू अर्न इट। क्लियर है बात? इसलिए इसे बोला गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वेयर द अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। क्लियर है बात? सो दिस वाज सोशलिस्ट। आगे बढ़ते हैं, सेक्युलर। अब हमने क्या है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करें, एक्चुअल में वर्ड क्या हो लिया कहां से, बट हमने उसमें थोड़ा सा क्या कर रखा है, देसी तड़का दिया है, इंडियननेस दी है। तो सिमिलर इज सेक्युलर, द वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर का वैसे मतलब होता है देयर इज डाइवोर्स बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि स्टेट और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। स्टेट किसी भी रिलीजन को नहीं मानती, दिस इज अ नेगेटिव कोनोटेशन कि भैया कोई भी रिलीजन को मान्यता नहीं है, किसी भी रिलीजन को स्टेट के अंदर मान्यता नहीं है, दैट इज बीइंग सेक्युलर। ये एक नेगेटिव कोनोटेशन है कि भैया ये किसी भी रिलीजन को मानते नहीं है। पर हमारे देश में क्या है, हमारे देश में सारे धर्म को मानते हैं, हम सब धर्म को मानते हैं, हम हिंदू को भी मानते हैं, हम मुस्लिम को भी मानते हैं, हम क्रिश्चियन को भी मानते हैं, हम सिख को भी मानते हैं, हम जूस को भी मानते हैं, हम ज़ोरास्ट्रियंस को भी मानते हैं, हम सारे धर्म को मानते हैं। सो दिस इज दी पॉजिटिव अप्रोच ऑफ बीइंग सेक्युलर। हमने क्या करा है, सेक्युलर से क्या मतलब है, हमारी स्टेट का किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, हमारी स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, बट दे विल एक्सेप्ट द प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एवरी रिलीजन। सारे रिलीजन बराबर हैं हमारी देश की स्टेट के खिलाफ। हालांकि अब देश में थोड़ी बहुत कीड़ेबाजी होने लग गई है, जहां पे वी आर बीइंग टोल्ड कि भैया हम एक टाइप के देश हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है, सब धर्म बराबर है हमारे देश में। एटलीस्ट हमारे जो फोरफादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स, उनका विजन तो यही था
कि सब देश इकट्ठा बन के रहे। हमारे उस टाइम में प्रॉब्लम क्या थी, जात पात की प्रॉब्लम थी और कम्युनल एक जो डिफरेंस था वो जरूर था हल्का फुल्का, लेकिन अब इसके बीच थोड़े से गहरे होते जा रहे हैं। तो आप लोग समझदार हैं, अपना ध्यान रखें, ऐसी बातों में ना आए, क्योंकि हमारा जो देश बना था वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बना था कि हम सेक्युलर है, एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ आवर स्टेट। क्लियर है? और ये जो सेक्युलर वर्ड था ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हालांकि इसे ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वर्ड कब हुए, 42वें अमेंडमेंट द्वारा 1976 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब थी, जब वो लाए। क्लियर है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज दी पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ये मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव नहीं है, देयर इज नो डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, बट एवरी रिलीजन इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय स्टेट। सब रिलीजन बराबर है, देयर इज नो पर्टिकुलर रिलीजन फॉर आवर स्टेट, कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन हमारे लिए बराबर है। देन कम्स डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी सबसे पहले, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, तो वही डेमोक्रेसी यहां पे है। A democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty. Doctrine of popular sovereignty यानी कि इसकी जो source of power है that is the people of our country, people of India। जो भारत देश हमने बताया है उसकी जनता ही अपनी सरकार को चुनेगी और वो ही सरकार इस देश को गवर्न करेगी, चलाएगी। क्लियर है बात? सो दी अटमोस्ट पावर लाइज विद दी पीपल। सरकार को चुनने का हक किसको है? पीपल को। सुप्रीम पावर कौन है? पीपल। अगर कोई सरकार ढंग से नहीं करेगी तो क्या करेगी सरकार? हमारी लात मार देगी, उसको, सरकार को लात मार देगी, उसको निकाल देगी और दूसरी सरकार को लाएगी जो काम कर सकती है। सो आपको ये जो वोटिंग पावर के इतने गाने आते हैं कि सबको वोट देना चाहिए, सबको वोट देना इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यू आर दी पावर। आपके देश में जो भी चल रहा है उसको अगर आपको बदलना है तो आपके पास पावर है, बस अपना जो आपका राइट है, पावर है, उसको ढंग से यूज करना सीखिए। The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि वी इंश्योर दैट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अचीव्ड। सबके पास सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का हक होना चाहिए, सबको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और उसको पावर देने का हक भी किसके पास है? हमारी देश की जनता के पास है। क्लियर है? अब डेमोक्रेसी, जैसा अपन ने बताया, तो दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है इस देश में। जितनी भी डेमोक्रेटिक सरकारें हैं हमारी दुनिया में, तो दो टाइप की है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो देश छोटा है, कम जनता है, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। यानी कि पुराने राजे रजवाड़े जब होते थे एक छोटे छोटे प्रांतों के, तो वहां पे कई लोगों ने डेमोक्रेसी देखी है। या कुछ कंट्रीज हैं जहां पे आपको छोटी, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे लोगों से द्वारा डायरेक्ट डिसीजन लिए जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेफरेंडम या प्लेबिसाइड करा के लोगों से डायरेक्ट वोटिंग होती है हर पर्टिकुलर इशू पे। तो अगर कोई जीएसटी कानून हमारे को भारत देश में लाना है, अगर भारत छोटा होता, मतलब सपोज 10, 15, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग होते, तो हो सकता है हम क्या कर सकते थे, 1 करोड़ तो फिर ज्यादा हो गया, हो सकता है हम क्या कर सकते थे, हम कर सकते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी बना सकते थे, जहां पे हम जनता को बोलते कि आप बताओ जीएसटी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। पर उसके लिए एक बात आपको समझ में होनी चाहिए कि देश की जनता एक तो कम होनी चाहिए, ताकि आप ये सब प्रोडक्ट, एक एक प्रोसेस जो भी आप कर रहे हो या एक एक लॉ आप निकाल रहे हो, वो आप देश से पूछ सको। भाई अब 150 करोड़ से पूछना आसान बात थोड़ी है। आज मैं कोई भारत देश में कोई कानून लाना चाहूं और उसके लिए मैं सोचूं कि भारत की देश की जनता से डायरेक्ट पूछूं मैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 150 करोड़ को पहुंचना, 150 करोड़ लोगों तक पहली बात तो पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, फिर उनके डिसीजन लेना, फिर उसको इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना, फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्या हो गया भाई साहब, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, द लिटरेसी लेवल शुड बी हाई। ठीक है ना, हम पूछेंगे तो सर 150 करोड़ लोगों से जीएसटी लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, या 50 लाख जितने भी लोग हैं, लेकिन उनको समझ में तो आना चाहिए ना कि जीएसटी होता क्या है। उसको समझ में आएगा, कानून पढ़ना आएगा, तभी तो वो कानून के ऊपर अपनी राय देगा। तो लिटरेसी लेवल भी होना चाहिए, और ये दोनों ही देश, हमारी बातें हमारे देश में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वी वर अ ह्यूमंगस कंट्री। हम जब आजाद हुए थे तब भी हमारी 39-40 करोड़ की पॉपुलेशन थी। आज तो खैर वी हैव टच्ड दी स्काइज, आसमान छू लिया हमने। और दूसरा, लिटरेसी लेवल वाज हाईली 5 to 6% एट दैट टाइम, जो कि अभी भी बढ़ के फुल्ली नहीं हुई है। तो लिटरेसी इज ऑलवेज अ बैरियर इन आवर कंट्री, ऐसी कोई भी चीज में।
तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कभी भी ला नहीं सकते और ला नहीं पाए। स्विट्जरलैंड आई थिंक इज द ओनली कंट्री जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अदरवाइज सब जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर वो हमारे देश को चलाते हैं, तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे बेस पे लेते हैं। क्लियर है बात? तो अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि ये पीपल है, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर इनको पावर मिलती है देश को गवर्न करने की, इनको पावर मिलती है देश को गवर्न करने की, डिसीजन लेने की हमारे बेस पे। ये डिसीजन लेते वक्त अब हमसे नहीं पूछेंगे, इनको हमने खड़ा कर दिया, यानी कि आप जिम्मेदार हो, आपने खड़ा करा है, अब इनकी इच्छा होगी जो पॉलिसी बना सकते हैं। तो आपको यह समझना है कि आपको ढंग के लोग खड़े करने हैं ताकि आपके डिसीजन पहुंच पाए। हम क्या करते हैं, लालच लालच में किसी को भी खड़ा कर देते हैं, छोटी सी टॉफी के चक्कर में या कोई भी एक पर्सनल एजेंडा के थ्रू हम किसी को भी खड़ा कर देते हैं और फिर देश हमारा धक्के खा रहा है। तो हमें जो इनको खड़ा करना है, अच्छे लोगों को खड़ा करना है ताकि हमें समझ आए किस में समझ है, कौन हमारे देश को प्रॉपरली चला सकता है। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स एंड देन आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन रिजॉल्व यू फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं उनको आपको खड़ा करने की जरूरत है। सो दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए और वो फिर देश को चलाते हैं या स्टेट को चलाते हैं, उनके बेस पे डिसीजंस लेते हैं। क्लियर है बात? ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? 4 टाइप के चीज होते हैं लोगों से। स्विट्जरलैंड इज द कंट्री, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। ये 2-4 तरीके हैं जिससे हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो कोई भी चीजें अगर हमें करनी है तो हम इन 4 स्टेप के थ्रू करते हैं। क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ 2-3 का मतलब रख दें कि जनता की आवाज, जनता के द्वारा हम इनमें से लेते हैं रेफरेंडम, उनसे डायरेक्ट वोटिंग कराते हैं। आप डायरेक्ट वोटिंग समझ लीजिए कि कोई भी कानून बनाना है तो डायरेक्ट पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक एक जनता का, वो बोलेगी कि ये कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात? और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसा मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और फिर वो हमारे देश की सरकार चलाएंगे। चुनेगी पीपल ही, सोर्स ऑफ पावर पीपल है, लेकिन इनडायरेक्टली कोई और गवर्न करता है जिनको हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। ये 2 टाइप की हो सकती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसी हमारी है, ब्रिटेन की है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। क्या होती है आपको हल्का फुल्का अंदाजा होगा, नहीं तो विद फर्दर लेक्चर्स आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है तो इसलिए इस पर भी अपन डिटेल में नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको क्या ध्यान होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, आपको इतना सा ध्यान होना चाहिए। फिर आते हैं हम नए वर्ड पे, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक भी एक हमारा वर्ड है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, नेचर बताता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का जो हेड है दैट इज बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, दो इनडायरेक्ट इलेक्टेड, लेकिन हमें हमारा लोग उनको इलेक्ट करते हैं और फिर फर्दर जाके जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इनको इलेक्ट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली हम किसके थ्रू करा रहे हैं, हम पीपल रिप्रेजेंटेशन ही करा रहे हैं। तो रिपब्लिक है, यानी कि देश की जनता अपने हेड को चुनती है। क्लियर है बात? लेकिन कई कंट्रीज में क्या होता था जहां पे किंग सिस्टम या मोनार्कियल सिस्टम चलता था, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा। ऐसा हमारे कई पुराने राजवाड़े जो हमारे देश में अवेलेबल थे वहां पे ही ऐसा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। सिमिलरली कई कंट्रीज है जहां पे मोनार्कियल सिस्टम है, वहां पे एम्परर का बेटा ही एम्परर बनेगा या उनके वंश ही एम्परर बनेंगे एंड दे विल बी दी रूलर्स। वो रूलर्स होंगे जो इस कंट्री को गवर्न करेंगे, स्टेट को गवर्न करेंगे। बट क्योंकि हमारा देश एक रिपब्लिक है तो हमारे हेड को हम चुनते हैं, हमारे देश की जनता चुनती है, जैसा कि हमारा प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है बात? सो द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड। हमारा हेड जो है वो इलेक्टेड हेड है, देश की जनता चुनती है। हालांकि देश की जनता डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चुनती, उनके रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, बट एनी विच वेज जो पावर है वो लोगों के पास है हेड को चुनने की। रिपब्लिक ऑल्सो मीन, रिपब्लिक के 2 मीनिंग और होते हैं कि इसमें कोई भी किंग नहीं है, मतलब किंग का सिस्टम नहीं है, राजा का बेटा वाला राजा सिस्टम नहीं है, बल्कि हर बार एक नया हेड आएगा बाय दी
पीपल, जो लोग उनको लेके आएंगे, ये रिपब्लिक का मतलब है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। सेकंड, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। हमारे देश में रिपब्लिक का मतलब क्या है, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, सब बराबर हैं, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। ऐसा किसी भी हमारा स्टेट ऐसी किसी क्लास को रिकॉग्नाइज नहीं करता, किसी भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं है। एवरी अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू एवरीबडी, पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन फॉर एवरीबडी एंड दिस इज व्हाट रिपब्लिक मीन्स। रिपब्लिक का एक और मीनिंग क्या है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर द पब्लिक, ओपन फॉर एवरीबडी। ठीक है ना, सो रिपब्लिक क्लियर हो गया। देन वी मूव टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो अचीव क्या करना चाहता है, तो सबसे प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम अचीव करना चाहते हैं दैट इज जस्टिस। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या था, जस्टिस अचीव करना। क्योंकि हमारा देश जो था बड़ा ही त्रस्त देश था जब आजाद हुआ, तो उसको वैसे ही जस्टिस नहीं था। इस देश की जनता की आधे से ज्यादा जनता के पास स्लेवरी वाला जीवन जिया है सालों सालों से। सिर्फ ब्रिटिश रूल की बात नहीं करेंगे, ब्रिटिश रूल से पहले भी राजे रजवाड़े हमें गुलाम की तरह ही रूल कर रहे थे। सिर्फ हैंडफुल लोग थे जो राजा और बड़े लेवल पे थे, अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वर ऑलवेज स्लेव्स। तो जस्टिस की बहुत ज्यादा भूख थी हम सब में, हमें सबको न्याय चाहिए था कि हम सब बराबर होने चाहिए, हम सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यही कंसेप्ट हमारे प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो जस्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम तीनों टाइप की जस्टिस की बात कर रहे हैं, सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि भैया कोई भी लोअर क्लास अपर क्लास नहीं होना चाहिए, सारे धर्म बराबर होने चाहिए, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। सोशल के अलावा इकोनॉमिकल जस्टिस भी होना चाहिए कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ रिसोर्सेज है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो सबके लिए बराबर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक काम इनके लिए है तो इन्हीं के लिए। अगर सफाई करना या जो अपना नालियां साफ करना, गटर साफ करना, ये एक रेस्ट्रिक्टिव कौम का काम ये है, और हमारी एक कौम है जिसको राज करना है, ऐसी कोई कौम नहीं बनानी हमारे को जहां पे हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेसिफाई कर दें। हम कोई सा भी ऐसी रुकावट नहीं लाएंगे कि भैया एक शूद्र का बेटा या एक SC ST का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता या डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसा कोई भी बैरियर नहीं होगा। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी सबके लिए होना चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सबको फेयर मीन्स ऑफ लिविंग होने चाहिए। देन पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि पॉलिटिक्स में जो देश को गवर्न करने वाले लोग हैं उसमें भी किसी भी तबके से लोग आ सकते हैं, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। एवरीबडी कैन वोट, यूनिवर्सल सफराज है हमारे देश में जो BR अम्बेडकर साहब ने दिया। एवरीबडी कैन वोट आफ्टर बीइंग एन एडल्ट। सिमिलरली एवरीबडी कैन बी वोटेड अपॉन, एवरीबडी कैन बी ए कैंडिडेट टू अ पोस्ट। ठीक है ना, तो सबके सब पॉलिटिक्स में खड़े भी हो सकते हैं, इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं होगा इन दी फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना व्हेन यू डाउनलोड दी PDF। फिर आता है अपना लिबर्टी। लिबर्टी का जूता, आजादी। हमारे पाँव में लिबर्टी का जूता होना चाहिए, जहां जाना है जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। तो यही लिबर्टी का मतलब है कि आजादी है आपके पास, आप जो चाहें वो कर सकते हैं इस देश में, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। हालांकि आजादी का मतलब ये नहीं है कि आपका मन करे कल आप बंदूक लेके निकल जाओ और किसी का माथा उड़ा दो, मुंडी उड़ा दो, तो ऐसा नहीं है। आपको एक सरकमफ्रेंस दे रखा है, एक लॉ बना रखा है, हमारे कानून बना रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है कि कौन कौन कानून बना सकता है और क्या क्या कानून बन सकता है। तो वो जो कानून की बाउंड्रीज है उसमें रह के आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें आपको कोई मनाही नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, पूरे देश में कहीं से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। जैसा कि अगर आपको ध्यान हो तो अंग्रेजों के टाइम में मूवी थिएटर्स या कोई ऐसी पब्लिक प्लेसेस होती थी तो वहां पे लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कई जगह ऐसी प्लेस, रेस्ट्रिक्टिव प्लेसेस होती थी। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन था, एक बेसिकली लिबर्टी रिस्ट्रेंट थे, ये रेस्ट्रेंट्स थे कि भैया आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे देश में आफ्टर आजादी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। हर आदमी हर चीज को पा सकता है, छू सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, जो कर सकता है करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन कानून नहीं तोड़ना, जो कानून हमने बाउंड्रीज बना रखी है उसकी हदों में रह के आपको सब कुछ अलाउड है। क्लियर है? सो द टर्म लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट। तो कोई तो रुकावट ना होगी, एक तो किसी प्रकार का रिस्ट्रेंट नहीं होगा, और अपॉर्चुनिटीज भी सबके लिए ओपन है, जो कि हमने अभी इक्वालिटी में भी पढ़ा था, सोशल जस्टिस में पढ़ा था
कि सबके पास सब प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, रेस्ट्रिक्टिव नहीं है कि भैया ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ जनरल वालों के लिए है, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात? However, liberty does not mean license to do whatever one likes. One has to enjoy within the limitation mentioned in the constitution itself. तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन की जो सरहदें हैं, जो लिमिट क्रिएट कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उसके अंदर रह के आप कुछ भी कर सकते हो। यहां से लेके आप यहां कहीं भी घूम सकते हो, कोई मना नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकते, सरहदों के बाहर नहीं जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात? सो इसलिए इन क्रक्स अगर बात करें तो लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट नहीं है कि भैया कल मेरा मन करा दें चक्कू घोप दिया किसी को, ऐसा नहीं। क्वालिफाइड है, कहीं ना कहीं आप पे रुकावट है, बट जब तक वो सरकमफ्रेंस के अंदर है तब तक कोई परेशानी नहीं है। देन कम्स इक्वालिटी, फिर आता है हमारा इक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्या है? बराबरी। सो इक्वालिटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। इक्वालिटी का मतलब क्या है? ये भी एक अलग तरीके से अगर आप देखो तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। किसी प्रकार का कोई प्रिविलेज किसी को अवेलेबल नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है, कोई भी अलग नहीं है, स्पेशल नहीं है, किसी प्रकार का प्रिविलेज नहीं है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, ठीक है ना? क्योंकि पहले जो इक्वालिटी नहीं थी उसमें क्यों? क्योंकि कई जगह हमने प्रिविलेजेस दे रखे थे लोगों को, हमने प्रिविलेजेस दे रखे थे आजादी से पहले, तो वो इक्वालिटी हिंडर कर रहे थे। लेकिन अब क्या है? किसी प्रकार का किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। आपको याद हो तो सारे टाइटल भी हटा दिए गए जो कि पहले दिए जाते थे। अब किसी भी प्रकार का टाइटल हमारा देश नहीं देता है अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स एंड मिलिट्री टाइटल्स, तो उनको अलाउ नहीं है। और कोई टाइटल नहीं होता कि सूबेदार बना दिया, दिनकर बना दिया, जमींदार बना दिया, कोई टाइटल नहीं चलता, सब बराबर है। वो किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी धर्म का हो। क्लियर है? सो दिस इज इक्वालिटी to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination। ये हमने बता दिया आपको कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, किसी भी भेदभाव के बिना एवरी अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। ठीक है ना? इक्वालिटी इज इंश्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। और इसको कहां डिस्क्राइब कर रखा है बहुत बेहतर तरीके से? इसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार दिया गया है हमारे देश के नागरिकों को। फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर गए। इवन कुछ राइट ऐसे है जो हमारे नागरिक सिटीजन नहीं है, हमारे देश में है, तो भी उनको राइट अवेलेबल है। तो राइट टू इक्वालिटी इज एनविसेज्ड इन आर्टिकल नंबर 14 to 18 इन राइट टू इक्वालिटी एज फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है हमारे देश के नागरिकों के। फिर आता है एक और कंसेप्ट, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो हमारे यहाँ पे भाईचारा है हमारे सारे देश में। मैंने आपको समझाया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे देश को जोड़े रखना। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा देश कभी भी एक नहीं था। हमारा देश छोटे छोटे राजे रजवाड़े या छोटे छोटे मुल्क प्रोविंसेस जो थे उनको जोड़ के बना है। ठीक है ना? जोड़ के एक फेडरेशन बनी है। तो इन सबको जुड़े रखने के लिए हमें फ्रेटर्निटी के भाव को बहुत ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हर देश में। तो यही कारण होता है कि हर देश का अपना नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एनिमल ये होता है, जिससे लोग जुड़े, जिससे लोगों में भावना है कि भैया मेरा नेशनल एंथम और तेरा नेशनल एंथम सेम है, मतलब हम दोनों भाई है, हम जोड़ते हैं ना। तो ये थ्रेड है, एक ज्वाइनिंग थ्रेड है, और यही चीज हमें प्रमोट करने को बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। और ये लोग तो हमारे हिंदुस्तान में सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, अरे तू तो मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तो भाईचारा में तो हम लोग अच्छे हैं ही। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय दिस सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। और इसको और इंश्योर किया गया एक प्रोविजन द्वारा, सिंगल सिटीजनशिप, जिसके बारे में हम सिटीजनशिप में और पढ़ेंगे कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि जो भारत देश का नागरिक है वो किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, हमारे भारत देश का नागरिक है मतलब वो भारत देश का नागरिक है, उसको राजस्थान की नागरिकता अलग लेने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश की लेने की अलग जरूरत नहीं है। वो अगर इंडिया का नागरिक है तो वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी रह सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, कोई रुकावट नहीं है। जैसा कि यूएसए में नहीं होता। यूएसए में क्या होता है? डबल सिटीजनशिप है, यानी एक तो आप यूएसए की सिटीजनशिप लोगे, फिर उसमें जो 50 स्टेट्स हैं जो मिलकर यूएसए बने हैं, उनमें जहां पे भी हो आपको वहां की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ये यहां पे नहीं है। ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A से दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड
अमंगस्ट द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रिलीजन रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। हमारे इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि इसको एक फंडामेंटल ड्यूटी की तरह भी आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है कि ये ड्यूटी है सब लोगों की कि आप हार्मनी और ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को पूरे देश में फैलाएं, अगलाव की बातें ना करें, अलग होने की बात ना करें, सेपरेटिज्म की बात ना करें कि हम हैं हिंदू, हम हैं मुसलमान, हम हैं ये, हम हैं वो, ऐसा कुछ मत करो। भाईचारा बढ़ाओ जिससे यूनिटी हो, यूनिटी होगी तो हमारा देश एक दिखेगा। क्लियर है? सो दिस वॉज फ्रेटर्निटी। ये जितने भी हैं फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी आर टेकन फ्रॉम दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, और एक जो इसमें जस्टिस है ये लिया गया है हमने रशियन रेवोल्यूशन से। किससे लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से। तो आप ये ध्यान रखेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब हमने कहां से लिया है? हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और जो जस्टिस वर्ड है वो हमने लिया है, जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है वो हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। क्लियर है? अब स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल की अगर बात करें तो ये हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कि इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि कॉन्स्टिट्यूशन की समरी तो है ये, लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है या नहीं पार्ट है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में हम जस्टिसिएबल है या नहीं है, ये डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है थ्रू आउट दी इंडिपेंडेंट ईरा जो हमारा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एरिया जो भी है, उसमें ये हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है। सो इन दी बेरूबारी यूनियन केस जो हुआ था 1960 में, बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि भाई साहब प्रीएम्बल इज जस्ट अ गाइड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेरूबारी यूनियन केस में किया था। क्या है बेरूबारी यूनियन केस? ये डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे, बेरूबारी और केशवानंदा भारती, जो भी हम आगे बात करेंगे। दोनों केस मैंने सेपरेटली ले रखे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, और वैसे भी मैं इसके ऊपर लेक्चर ले आऊंगा, बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं इस केस के, आप उसमें जाके देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम रेस्ट्रिक्शंस है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? बेरूबारी केस में बोला गया कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज द गाइडिंग लाइट, ठीक है, की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी में ये बोला गया कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात तय हुई। लेकिन आगे जाके जब केशवानंदा भारती केस आया 1973, सो क्लियरली ये स्टेट कर दिया गया, फॉर द फर्स्ट टाइम अ बेंच ऑफ 13 जजेस वाज असेंबल्ड टू हियर रिट पिटिशन। The court held the preamble of the constitution will be a part of the constitution. It is an integral part of the constitution. हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न पार्ट है प्रीएम्बल, और ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, तो इट कांट बी ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात? ये बात इसमें बोली गई। द प्रीएम्बल इज नॉट सुप्रीम पावर और अ सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन बी कंक्लूडेड इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकला कि इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेरूबारी यूनियन में तय हो गया, केशवानंदा भारती केस में तय हो गया, जो कि बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। और फिर इसको वापस सेकंड किया LIC केस 1995 में, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC केस जो 1995 में हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस अपनी इस बात को दोहराया कि इट इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट कांट बी ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बोली गई। हालांकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? आप कोर्ट में जाके प्रीएम्बल के बेस पे लड़ाई नहीं कर सकते, बट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात इसमें बोली गई। क्लियर है? दोनों केसेस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। तो अमेंडमेंट अवेलेबल है, क्या प्रीएम्बल अमेंडमेंट हो सकता है? अमेंड हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है 42nd अमेंडमेंट जब हमारा आया तो उसमें हमने 3 वर्ड ऐड करे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो अमेंड तो हो ही सकता है। लेकिन एक जो कंसेप्ट रिलीज हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती केस में वापस, तो उसमें क्या बोला गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं छेड़ सकते हो, जो मूल बेस ढांचा है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे देश का, उससे ज्यादा आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ये बात तय करी गई। तो अब जब केशवानंदा भारती में यह तय हो गया कि एक तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ आप छेड़ नहीं सकते, दूसरा प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑटोमेटिकली ये बात भी समझ में आ गई ना कि प्रीएम्बल को भी आप अमेंड तो कर सकते हो,
लेकिन अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर की बात है प्रीएम्बल के अंदर तो उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कल को आप डेमोक्रेटिक हटा के मोनार्कियल लाना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। रिपब्लिक की जगह आप किंग सिस्टम लाना चाहोगे या फैमिली सिस्टम लाना चाहोगे, डायनेस्टी सिस्टम लाना चाहोगे, तो दैट इज नॉट अवेलेबल। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का दैट इज परमानेंट, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में हो तो उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात? ये था अमेंडमेंट से रिलेटेड। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, 3 वर्ड आपके कौन कौन से ऐड हुए हैं ये आपको याद रखने हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 जो वर्ड हैं एक ही बार हमारा प्रीएम्बल अमेंड हुआ है और ये 3 वर्ड हमने उसमें ऐड करे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। जहां पे यूनिटी ऑफ द नेशन था वहां पे हमने यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लास हमारी प्रीएम्बल समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इन अ क्रक्स, प्रीएम्बल इज दी समरी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिपिक्टिंग 4 थिंग्स। सबसे पहला सोर्स ऑफ पावर, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। देन आपका नेचर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर कंट्री। देन लेइंग डाउन द ऑब्जेक्टिव, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। एंड अडॉप्टेड, फोर्थ पार्ट, अडॉप्टेड ऑन दी 26 नवंबर 1949 एज द डेट ऑफ अडॉप्शन। क्लियर है? ये हमारा प्रीएम्बल है। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हो। क्लियर है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ सॉवरेन इंडिया? सॉवरेन इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री. India is not a colony of any other country. India can give any part of its country or to any other country. India is obliged to obey the UN in its own internal affairs. तो जैसा मैंने आपको बताया सॉवरेन है, इसका मतलब कोई भी कंट्री, कोई भी बॉडी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएन और कॉमनवेल्थ के जो ऑब्लिगेशंस है वो क्या हमारे ऊपर मैंडेटरी है, हमें उनको फॉलो करना है। तो वापस ये बात है, ये नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर है। कोई भी बॉडी हमारे को गवर्न नहीं कर सकती। वी आर फुल्ली इंडिपेंडेंट, वी आर फुल्ली सॉवरेन। तो डी वुड बी द आंसर। ये ट्रू नहीं है। इंडिया इज ओब्लाइज्ड टू ओबे यूएन, ऐसा नहीं है, इंडिया ओब्लाइज नहीं है। बट क्योंकि इस यूएन में देश, दुनिया भर की मोटी कंट्रीज, सारी महंगी कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज और सब कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो एक इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जनरली उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। हालांकि वी हैव आर से हमें नहीं करना तो हम नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि अकेला होके तो रहना नहीं ना हमारे देश को। हमारे ग्लोबल ट्रेड है, हमें बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे देशों से बहुत सारे काम हैं, कभी पैसे की जरूरत पड़ी, कभी पैसा देने की जरूरत पड़ी, बहुत सारे काम है। तो अगर हम यूएन की बात नहीं मानेंगे तो एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि भैया हिंदुस्तान को अलूफ रखो। क्लियर है बात? तो इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए, जियो पॉलिटिक्स मेंटेन करने के लिए हमें यूएन की बातें माननी है, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ एनी सेंस। क्लियर है बात? which year is related to बेरुवारी केस? तो 1960 बेरुवारी केस, 1973 केशवानंद भारती केस। what is the meaning of secular? all religions are equal in the eyes of the government, special importance to a religion, one religion is promoted by the government, none of the following। so सिंपल सी बात है, all religions are equal in the eyes of the government। हमारे देश के लिए सारे रिलीजन बराबर हैं। आगे बढ़े, आगे भाई, थैंक यू है, आगे कहीं नहीं बढ़ेंगे मन। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर चैप्टर प्रीएम्बल आपने पूरी तरह कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन रीच टू मी एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।